A body cools from 60 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड इन 30 सेकेंड। क्या हो गया? वो उसको इधर कर दो, कूलर को। यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, calculate the time taken by the body to cool from 55 degree centigrade to 50 degree centigrade. Temperature of atmosphere is temperature of surrounding इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अभी समर है उस कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। और एक छोटी सी बात और, नंबर 1 दिया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड और नंबर 2 केस बोला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों केसेस में जो टाइम लग रहे हैं वो यदि T1 और T2 है तो आपको पूछा गया T1/T2 की वैल्यू क्या होगी। ये और मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक, थोड़ा सा तिरछा ही आएगा। पहले केस में क्या बोला हुआ है, 60 to 55 तक ठंडा होने में उसको 30 सेकेंड लग रहे हैं, और तो 55 से 50 तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड सराउंडिंग का टेम्परेचर है। मैं इसको 2 मेथड से करके दिखा रहा हूँ और अपन देखेंगे उन दोनों मेथड में क्या अंतर आने वाला है। पहला मेथड है रेट ऑफ कूलिंग, यानी θ1 - θ2/ΔT इक्वल्स टू K इंटू एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। इसका यूज़ करते हैं या इसको प्रोपोर्शनल लेके सॉल्व करते हैं, है ना। अब पहले केस में 60 to 55 है तो 60 - 55 5 हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है, 30 अपॉन सेकेंड केस में टू कूल फ्रॉम 55 to 50 है ना, फिर 5 है और सपोज टाइम T1 लग रहा है, इक्वल्स टू एवरेज टेम्परेचर 60 और 55 का कितना आएगा, 57.5 माइनस थीटा कितना दिया है, सराउंडिंग का टेम्परेचर पहले केस में 45 है, और बाद में तो 55 से 50 है तो 52.5 माइनस 45 है, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, T1/30 इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे 57.5 में से 45 गया तो 12.5, 52.5 में से गया तो 7.5, ऐसे ही आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो आप इसको अब 25 से 5 बार और 25 से 3 बार कर देंगे, 3 से इसको 10 बार कर देंगे तो T1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50 सेकेंड। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करके T2 निकालेंगे। तब अपन टेम्परेचर थीटा को कितना लेंगे यहाँ पर 25, ये इधर इतना ही आएगा 5/30 अपॉन 5/T1, T2 हो जाएगा यहाँ, इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 57.5 माइनस 25 अपॉन 52.5 माइनस 25, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना कर दिया उसने, 25 कर दिया। ये 5 से 5 गया, T2/30, 57.5 में से 25 गया तो कितना आएगा, 32.5, ठीक है ना, ठीक है। और 52.5 में से 25 गया तो 27.5, ठीक है। और अब इसको 25 का फिर भाग दे देंगे, 25 का 25 से कम 25, 2 पे 5, 25 से कम 25, 250, हाँ 25 का 25 से कम 25, बचा कितना, 7 पे 25 दिया 75, तो T2 की वैल्यू जाएगी 30 × 13/11। अब इनका रेशियो चाहिए अपने को T1/T2, तो 50 के बटे, पहले 50 लग रहा था, 30 × 13/11, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 11 बजे 55 के बटे 39, ये रेशियो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया ये, यदि अपन ने इस तरीके से उसको चेंज कर दिए तो, ठीक है। एक और बार शुरू से, वैष्णवी शायद शुरुआत में इधर उधर हो रही थी, थोड़ा ध्यान समझना। क्या बोला हुआ है कि एक बॉडी है जो 60 to 55 तक ठंडा होने में 30 सेकेंड ले रहा है, और जबकि न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो, और उसी को 55 से 50 तक ठंडे होने में जो टाइम लग रहा है वो T1 और T2 है। T1 तब है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 45 है और T2 तब है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है। तो उसने पूछा है T1/T2 की वैल्यू क्या होगी, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो टाइम जो लग रहा है ठंडा होने में वो भी चेंज हो जाता है।
सीधी बात है, ठंड के दिनों में गर्म चीज़ जल्दी ठंडी होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में गर्म चीज़ उतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है। ठीक, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले में 45 है मतलब गर्मी के दिन है, और दूसरे में 25 है मतलब सामान्य दिन है। ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग पहले केस में अपने को पता है, रेट ऑफ कूलिंग न्यूटन्स लॉ से थीटा माइनस थीटा 2 अपॉन टी या डेल्टा टी प्रोपोर्शनल होता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। थीटा माइनस थीटा 2 पहले केस में 60 से 55 यानी 5 है। कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड लग रहा है। ठीक, बाद में कहाँ से कहाँ तक ठंडा हो रहा है? 55 से 50 यानी 5 ही ठंडा हो रहा है। उसके लिए समय कितना लग रहा है? मान लो T1 बराबर। इनका एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? पहले वाले का 60 और 55 का 57.5 माइनस थीटा कितना दिया पहले केस में अपने को? 45। पहले दूसरे केस में 55 to 50 तो उसका एवरेज 52.5 जाएगा और 45 टेम्परेचर सराउंडिंग का। इतना ईजी कैलकुलेट करके T1 निकाल लेंगे। सेकंड केस में ये वाला साइड वही रहेगा, उस वाले साइड में आपको ये थीटा की वैल्यू चेंज कर देना है। आ गया वैष्णवी? तो उससे सॉल्व करके निकल जाएगा। T1 और T2 दोनों निकल गए हैं। रेशियो निकालना है T1/T2, यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो ये किसकी वैल्यू जाएगी? T1/T2 की। एक और फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ θ2 माइनस थीटा अपॉन θ1 माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू K इंटू ये ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा। अपनी मेथड बेस्ट है, इससे आंसर जो आएंगे करेक्ट आंसर आएंगे। लॉग वाली मेथड सॉल्व किया, हालांकि उसका आंसर है 50 सेकंड ना आकर 51 सेकंड आया है। ठीक है, और अपने इससे जो किया इससे 50 सेकंड आया है। रेशियो यही आया फाइनली आके 55/39। ठीक है, तो आप इससे सॉल्व कर लेंगे। ये बन गया पूरा क्वेश्चन, तो बिठा दो इसको और फिर अगला क्वेश्चन लिखें अपन। गॉट इट? ओके। A copper block of mass 2.5 kg is heated to a temperature of 500 degree centigrade and then placed on a ice block। ये लार्ज है, काफ़ी बड़ा आइस ब्लॉक है, छोटा मोटा नहीं है। तो क्या होगा? क्या आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस which will melt। ठीक है, आपको क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.309 जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 70 कितना दिया हुआ है? 335 जूल पर केजी। और कोई वैल्यू दी है क्या? बस इतना दिया हुआ है। ठीक, ये ऑफ मास वन केजी। ठीक है, देन प्लेस्ड ऑन आइस ब्लॉक ऑफ मास 1 kg।
देन व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड। पहला क्वेश्चन अलग है, दूसरा क्वेश्चन अलग है। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में कुछ अंतर होगा, इसलिए दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बहुत बड़ा आइस का ब्लॉक है, हमको जो ब्लॉक दिया बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, और वो पिघल नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, यानी इतनी हीट नहीं है कॉपर के पास कि पूरा पिघला दे। लेकिन दूसरी बार 1 kg है और जो ब्लॉक लिया हुआ है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, 2.5 kg। तो आपको पहले पता है कि जो ब्लॉक ऑफ कॉपर ब्लॉक है उसका मास m है, एस स्पेसिफिक हीट है, उसका टेम्परेचर 500 से 0 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस ब्लॉक का टेम्परेचर 0 है और आइस ब्लॉक बहुत बड़ा है, वो पूरा पिघलने वाला नहीं, इसलिए उसका फाइनल टेम्परेचर वही होगा जो आइस का हो जाएगा। ये किस लिए खर्च होगा? जो m मास है आइस का उसको पिघलाने के लिए। ठीक, m यहाँ पर कॉपर है, ध्यान रखना। m कॉपर के लिए 2.5 kg में लेना है क्या अपने को, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी है जूल पर kg, लेकिन इसकी स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम है। तो इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, 0.39 इंटू 10⁻³ जूल पर kg कर लोगे इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर इसको 2.5 में लिखोगे, इसको 0.39 इंटू 10⁻³ कर दोगे इंटू 500 बराबर मास ऑफ आइस जो पिघलने वाला है वो देखेंगे। और लेटेंट हीट कितनी दी है उसकी 335। अब वो जूल पर kg में, इसलिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे आप। ठीक, तो ये पॉइंट कैंसिल किए, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2.5 कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? ये जूल पर kg नहीं दिया है यहाँ पर, ये गलत दिया है इसने, जूल पर ग्राम है ये, क्योंकि 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो 4.2 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना जूल पर ग्राम आएगा, तो ये पर ग्राम है, गलत छपा है वहाँ, इसको चेंज करना पड़ेगा। 335 इंटू 10⁻³ जूल पर kg, यहाँ पर भी 10⁻³ आएगा। ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 39 इंटू 5/335, ये हो जाएगी मास किसका? आइस का, जो पिघलेगा। 5 से भाग देंगे, 5 × 30, 5 × 35, ऐसे आएगा ना, 5 × 30, 5 × 35। अब कोई और भाग जाने वाला है कि नहीं भाई? नहीं जाने वाला है, तो कुछ मल्टीप्लाई, कुछ सिंप्लीफाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे अपन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 39 इंटू 2.5 कर लेंगे, 39 × 78 प्लस 19.5, 5 8 और 9 17 के साथ हासिल की, 1 7 और 1 8 और 1 9 अपॉन 67, तो नियरली 1.5 kg आ जाएगा। जो ऑप्शन दिए हैं काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 1.5 kg, एक ऑप्शन सीधा दिया है, 3 kg दिया है, 4.5 kg दिया है और 0.75 kg दिया है। तो आपको इजीली पता है कि नियरेस्ट वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1.5 kg। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। 335 जूल पर ग्राम है, उसको भी जूल पर kg में चेंज करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब 1.5 kg आइस पिघल रहा है। अब दूसरी बार में उसके अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमको जो आइस दी है उसका मास 1 kg है, तो ये जो 1.5 kg पिघल जाता था, तो 1 kg तो वैसे ही पिघल जाएगा और पिघल के फिर उसका टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा। तो अब हमको पता लगाना है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा। तो इस कंडीशन में इधर तो कोई चेंज आने वाला नहीं, 2.5 है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई है? 0.39 इंटू 10⁻³ और उसका टेम्परेचर ऑफ 500 माइनस थीटा लेंगे। माना कि थीटा तक टेम्परेचर गिरा उसका, 0 तक नहीं, थीटा तक, क्योंकि अब जो आइस है वो कम है। ठीक है, और अब ये किसने यूज़ किया? आइस ने, जिसका मास कितना दिया है अपने को? जिसका मास 1 kg दिया है, उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितनी है अपने पास पता है? 335 इंटू 10⁻³, तो पिघल गया। पिघलने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 1 kg का, एस की वैल्यू 10⁻³ कैलोरी में होती है, उसको और चेंज करेंगे 4.2 का मल्टीप्लाई करके, तो ये जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू होगी? एस की। और डेल थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा माइनस 0। अब आपको थीटा निकालना है। ऊपर में थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, 10⁻³ तो पूरे में से हो जाएगा कैंसिल, तो 2.5 इंटू 0.39 इंटू 500 माइनस 2.5 इंटू 0.39 इंटू थीटा इज इक्वल टू 335 प्लस 4.2 थीटा। ये आएगा, इसको उधर और इसको उधर, ये पॉइंट कैंसिल किए, 2 0 हो गए जाएंगे यहाँ पर कैंसिल, तो ये 5 का गुणा हो गया, 5 × 10 12.5 इंटू 39 माइनस 335
5 इज इक्वल टू 4.2 माइनस इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 नंबर 225 की 5 असल की 22, 25 दिया 75 और 22, 5 और 2 7 और 7 और 2 9, तो 0.975 इंटू थीटा। अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। 39 का मल्टीप्लाई करेंगे, 39 125 का 39 में कैसा करेंगे भैया? 40 के आसपास एक आंसर दिया है उसने। आंसर जो दिया है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको दिख रहा है ये नियरली कितना आएगा? 40 के अराउंड। तो जो 40 के अराउंड आंसर होगा उसको लगा देंगे। तो थोड़ा ध्यान से भाई, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुत बड़ी लार्ज मास ऑफ आइस दिया था, उसमें से कितना पिघलेगा ये पूछा था उसने। उसमें आपको पता है पूरा पिघल नहीं पाएगा, इसलिए फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा वो 0 रहेगा। लेकिन दूसरे केस में ब्लॉक जो दिया वो सिर्फ 1 kg का है, वो पूरा पिघल भी जाएगा और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर थीटा लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे। हीट गिवन बाय हॉट ऑब्जेक्ट, और हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक घटेगा? 500 से थीटा तक, इज इक्वल टू हीट एक्सेप्टेड बाय आइस टू मेल्ट एंड देन टू इंक्रीज टेम्परेचर अप टू थीटा। और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। किसको किसको समझ में आ गया ये आने की मेरे को लगता है बहुत संभावना है। आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with 1 kg steam at 200 degree centigrade. बाप रे। Find final equilibrium temperature and mixture content. मिक्सचर कंटेंट मीन्स आपको बताना है कितना पानी है, कितना वेपर है, कितना आइस है, एटसेट्रा, ठीक है। जो आंसर्स दिए मैं बता दूं, उसको क्लियर कर दूं आपको। डिग्री सेंटीग्रेड और मिक्सचर में कंटेंट है स्टीम का 20/27 kg और वाटर 34/27 kg। दूसरा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर पूरा का पूरा है कंप्लीट, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम जो है वो 34/27 kg है और वाटर जो प्रेजेंट है वो 20/27 kg है। हाँ, फोर्थ का है 120 डिग्री सेंटीग्रेड और पूरा का पूरा कंटेंट किस में है? स्टीम में है, ठीक, यानी 2 kg। ये वाटर में है यानी 2 kg। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक आप सॉल्व कर रहे हो, ए, बी एंड सी आर 12 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन ए इज मिक्सड विद बी, देन फाइनल टेम्परेचर इज बी आर मिक्सड, देन फाइनल टेम्परेचर इज, ठीक है। आप पहले वो पहले वाले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा फोकस करें, उसको कैसे सॉल्व करना है, किसका किसका आंसर आया, सर्टिफिकेट 1 लेना है, ठीक है। पहले तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 1 kg स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसका हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो तो आइस को पूरा 100 पिघला भी देगी, उसका टेम्परेचर 100 तक बढ़ा भी देगी, ठीक है। और हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए टेम्परेचर, यानी स्टीम का कुछ पार्ट ही उसमें कन्वर्ट होगा किसमें? वाटर में। यानी स्टीम पहले -200 से 100 तक ठंडी होगी और फिर उसका एक पोर्शन जो है स्टीम का, और वो किसको हीट मिलेगी? वो आइस को हीट मिलेगी। आइस का टेम्परेचर पहले -20 से 0 तक बढ़ेगा, फिर वो मेल्ट होगी, फिर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो अपन पहले कैलकुलेट करके देखें क्या वो सही है। तो पहले 1 kg आइस है, 1000 ग्राम, उसकी स्पेसिफिक हीट 1, उसका टेम्परेचर -20 से 0 तक गया, फिर उसको पिघलने के लिए 1000 × 80
प्लस 1000 इंटू S1, उसका टेम्परेचर 100 तक बढ़ गया। तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये क्या हो गया, देखें ये पहले कन्वर्ट हुआ आइस टू आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 टू 0। फिर उसके बाद पिघलने के लिए लगा आइस टू वाटर। फिर इस वाटर का टेम्परेचर वाटर टू वाटर कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 तक। तो इतना हुआ। ये माना कि पूरी की पूरी यानी 1 kg स्टीम यानी 1000 ग्राम, उसका टेम्परेचर, उसका स्पेसिफिक 1 मान लिए, उसका टेम्परेचर 200 से 100 तक घटा। और फिर उसका एम मास जो है, अमाउंट, वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में, स्टीम से वाटर में। तो वो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये वाटर है ना, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एम इंटू कितना हो जाएगा 540, ठीक है। 540 कैलोरी पर ग्राम होता है वो, ठीक है। एम की वाली ग्राम में मिलेगी यहाँ। अब सॉल्व कर लेंगे पूरे में। ये देखें तो यहाँ 1000 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर 20 प्लस 80 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 प्लस 540 इंटू एम। इसको उधर ट्रांसफर करके 1000 निकालेंगे तो 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 540 एम। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1000 का डिवीज़न कर देंगे तो एम की वैल्यू जाएगी 10/54 kg, ठीक है। या 10/54 kg है तो इसको लिख सकते हैं 5/27 kg। ये स्टीम से किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम टू वाटर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर इसका मतलब बिल्कुल पक्का है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। और अब वाटर कितना बन गया, स्टीम टू वाटर 5/27, ऑलरेडी कितना वाटर था 1 kg, तो 1 + 5/27 ये वाटर रहेगा फाइनली, तो 32/27 kg ये वाटर रहेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट किसकी रहेगी, 32 चाहेगा ना। 27 और 5 कितना होता है 32, कहीं गुणा भाग करने में गलती तो नहीं कर दी है। की भी, आइस की भी, स्टीम की भी, तब ये आंसर आया हुआ है, ठीक है। कई बार अपने को अलग से देता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज़ 0.5 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज़ 0.9, तो उस केस में अपन स्लाइटली चेंज करेंगे। करना यही है, आना यही है, थोड़ी बहुत वैल्यूज़ अंतर आएगा, ठीक है। वैल्यूज़ में स्लाइटली डिफरेंस आएगा। मैंने क्या लॉजिक लगाया, उसने पूरा सॉल्व करके बताया है कि पूरा नहीं कन्वर्ट होने वाला है, लेकिन मैं आया हूँ। अच्छा, सर्टेनली इतना आइस नहीं है कि वो पूरा का पूरा स्टीम जो है उसको पिघला करके उसको वापस पानी बदल दे, ठीक है, यानी स्टीम पूरा पानी बदल जाए और उससे वो भी कम टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी स्टीम कितनी 1 kg और वो भी कितने पर है 200 पर है। तो स्टीम का कुछ पार्ट ही वाटर में कन्वर्ट होगा और वो उतना सफिशियंट होगा इस आइस को पहले पहले टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, फिर मेल्ट करने के लिए, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और इसको एज्यूम करके मैंने सॉल्व किया है, जो बिल्कुल सही है और ये शॉर्टकट है। बुक में काफ़ी लंबी मेथड यूज़ किया उसने, ठीक, उसके बाद उसका आंसर आया हुआ है। अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट मेथड यूज़ की हुई है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग पूरा ध्यान से। और अब ये 5वां क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। एम का एम इंटू एस ए इंटू टेम्परेचर, फाइनल कितना हो गया, ए प्लस बी को मिलाया 16, तो 16 - 12 इज इक्वल टू एम एस बी इंटू उसका टेम्परेचर कितना था 19 था, तो 19 में से 16 गया। एम से एम कैंसिल हो गया, तो एस ए इंटू 4 इज इक्वल टू एस बी इंटू 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं एस ए अपॉन 3 इज इक्वल टू एस बी अपॉन 4, ये 2 हो गया। अब अपन ने बी और सी को मिलाया, बी और सी को मिला रहे हैं तो उस कंडीशन में एम इंटू एस बी और फाइनल टेम्परेचर 23 हो गया, तो 23 - 19 इज इक्वल टू एम इंटू एस सी, उसका टेम्परेचर 28 में से 23 गया, इतना हो जाएगा। एम से एम कैंसिल हो गया, एस बी इंटू 4 इज इक्वल टू एस सी इंटू 5, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपने को, एस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू एस सी अपॉन 4। इक्वलेंट कुछ हो नहीं रहा है, तो अपन एक काम करें कि इसको इक्वल टू के ले लेते हैं। 4 3 है और ये 5 4 है, तो इन सब में अपने को कन्वर्ट करना है यदि,
तो क्या करें भाई, यस एस ए इज इक्वल टू निकाल लें, एस इज इक्वल टू 3 नहीं एस बी इज इक्वल टू 4/3 एस ए, और यहाँ से एस बी इज इक्वल टू 5/4 एस सी, इन तीनों को इक्वल कर लें। तो एस 4/3 एस ए इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू 5/4 एस सी इज इक्वल टू के ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एस बी के साथ इक्वेट कर दिया अपन ने। और अब फाइनली किसको किसको मिलाना है अपने को, ए और सी को, एम इंटू एस ए इंटू फाइनल टेम्परेचर थीटा ले लिया अपन ने यदि, तो ए और सी गर्म है और ए ठंडा है, ठीक है, तो थीटा -12 इज इक्वल टू एम इंटू एस सी इंटू उसका टेम्परेचर कितना था 28 माइनस थीटा, एम से एम गया, एस ए की वैल्यू कितनी रख दोगे 3/4 के इंटू थीटा -12, एस सी की वैल्यू कितनी रख दोगे 4/5 के इंटू 28 माइनस थीटा, ये के कैंसिल हो गया, 5 दिया 15 थीटा माइनस 15 गुणित 12 180 बराबर 4 चौको 16 गुणित 28 माइनस 16 थीटा, इसको ये 18 थीटा, ये कितना था 515 थीटा था, 16 थीटा इधर लेके आएंगे तो 31 थीटा इज इक्वल टू 180 उधर जाके जुड़ेगा, तो 16 28 16 गुणित 28 कितना होता है भैया, 16 8 144 की 4 हासिल की 14, 16 दूनी 32 और 14, 32 और 14 कितना हुआ 46, तो 464 माइनस 1 प्लस 180, आड़ा टेढ़ा आंसर आने वाला है, जो आंसर दिए हैं उसमें से देख लोगे आड़ा टेढ़ा कौन सा है, 8 और 14 की 4 हासिल की 1 4 644 के बटे 31, तो 20 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 22-23 के आसपास 20 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 31 2 होता है, तो 20 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और जो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, 448 आएगा, 448 आएगा, 16 अट्ठे कितना होता है, अच्छा 128 होता है, 128 की 8 की 12 और 16 की 32 और 12 44, सॉरी भाई 448 आएगा, ये 448 मिलेगा, तो 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1 628, बिल्कुल 31 2 है 20.2 के आसपास आ जाएगा, जो कौन सा आंसर है करेक्ट बी, ठीक है, तो ये सबको बन गया होगा, आज की क्लास ख़त्म, कल फिर